स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। बहुत सारे लोगों की एस्पिरेशन है कि हम अपना नया बिजनेस शुरू करें। शुरू से ही है, काफ़ी सालों से है, लेकिन आजकल बुखार कुछ ज़्यादा चढ़ा हुआ है। हर आदमी चाहता है कि वो अपना नया बिजनेस शुरू करे, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि स्टार्टअप अगर आप करना चाहते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप भी उत्साहित हैं और अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना चाहिए कॉस्ट एनालिसिस का। टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट क्या होगी, उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट में कितना पैसा कहाँ पे लगना है, किस जगह कितना रुपया खर्च होना है, किस तरह का अप्रूवल आपको काम करने के लिए चाहिए। आप मान लो कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई ट्रेडिंग या सर्विस इंडस्ट्री में आप जाना चाह रहे हैं, तो जिस भी तरह का आपका बिजनेस वेंचर रहेगा, उस बिजनेस वेंचर में कहाँ कहाँ कितने कितने पैसे की जरूरत होगी। आज मशीनरी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, इक्विपमेंट्स फर्नीचर की जरूरत कहाँ होगी, बिल्डिंग की जरूरत कहाँ पड़ेगी, उन सारी चीज़ों में कितना पैसा खर्च होगा। और सारी चीज़ों के खर्च के बाद आपको बिजनेस को डे टू डे रिक्वायरमेंट क्या होगी, यानी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, डे टू डे रनिंग के लिए, बिजनेस रनिंग के लिए आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। ये सारा एनालिसिस आपको डे 1 पे करना होता है, ना कि सिर्फ दिमाग में एक आइडिया आया और पता चला कि इस आइडिया से मैं करोड़ों रुपए कमा सकता हूं और आप शुरू हो गए जी मुझे प्रोजेक्ट लगाना है। नहीं, सबसे पहले कॉस्ट एनालिसिस, यानी कि प्रोजेक्ट कॉस्ट एनालिसिस आपका सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है। जब आप किसी भी प्रोजेक्ट के सेटअप के लिए कॉस्ट का एनालिसिस करते हैं, यानी कि कितना पैसा लगना है उस प्रोजेक्ट में, तो उसके बाद सेकंड लेवल पे आता है कि पैसा आएगा कहाँ से उतना पैसा जनरेट होगा। क्या आपके पास उतना पैसा है? ज्यादातर लोगों के पास नहीं होता है। अब अगर हम बात करें तो पैसा आएगा कहाँ से, तो सबसे पहला स्टेज आता है, सबसे पहली स्टेज आती है कि आप अपने परिवार से बात करेंगे, फिर आप अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे, और अगर कहीं वहां से पैसा पूरा नहीं होता तो आप अपने दोस्तों से या अदर जानकारों से बात करेंगे। जब भी हम अपने परिवार से बाहर निकलते हैं और अपने दोस्तों से या रिश्तेदारों से बात करते हैं, तो वो बात करते हैं पार्टनरशिप की, यानी कि अगर वो आपके बिजनेस में कुछ इन्वेस्ट करेंगे, आपके बिजनेस में कुछ पैसा इन्वेस्ट करेंगे, कुछ पैसा लगाएंगे, तो उनको उसके एवज में क्या मिलेगा। या तो वो ब्याज पे पैसा देंगे, और आप इस स्टेज पे जब आप प्रोजेक्ट सेटअप पे जा रहे होते हैं तो ब्याज पे तो पैसा लेना नहीं चाहेंगे। प्राइवेट पार्टी का ब्याज बहुत महंगा होता है। तो आप कहाँ जाएंगे? आप चाहेंगे कि वो आपके बिजनेस में पार्टनर बन जाए, यानी कि आप उनको अपना बिजनेस का शेयर डाइल्यूट करेंगे, हिस्सा एक उनको दे देंगे, ताकि कल को जब बिजनेस बड़ा हो और बिजनेस पैसे कमाने लगे तो उनके पैसे की रिकवरी भी प्रॉफिट के तौर पर उनको दी जा सके। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हमारे जो भावी उत्साहित एंटरप्रेन्योर होते हैं, उनके पास ऐसी सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती है कि वो अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से पैसा इकट्ठा कर सकें। जब हमारे भावी उत्साहित एंटरप्रेन्योर्स को ऐसी सहायता नहीं मिलती, अपने परिवार या फिर अपने दोस्तों से पैसे की सहायता नहीं मिलती है, तब वो जाते हैं बैंक की तरफ। हमारे पास आते हैं, कंसल्टेंट को ढूंढते हैं कि आप हमें बैंक से प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करवा दीजिए, स्टार्टअप फाइनेंसिंग करवा दीजिए। बैंक रेडी होता है स्टार्टअप फाइनेंसिंग के लिए, बैंक देता है, रूल्स हैं, नियम हैं, बट उन नियमों के तहत ही आपको पैसा मिलेगा। उसमें सबसे पहला नियम है कि आपका पैसा कितना लग रहा है, मार्जिन मनी कितना लगेगा। अब आप बात करें मार्जिन मनी क्या है। भाई, जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो अपना तो पैसा, कुछ अपनी इक्विटी तो कुछ लगाएंगे कि मैं आज इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मेरे पास 100 रुपए हैं, टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट 500 रुपए है, लेकिन 100 रुपए मेरे पास है, 150 है, 200 रुपए हैं, कुछ भी XYZ मेरे पास अमाउंट है, उसको मैं लगाना चाहता हूं, और बैलेंस अमाउंट मैं अपने रिश्तेदारों से देख रहा था या फिर बैंक की तरफ अब जाना चाह रहा हूं। परेशानी आती है, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हमारे पास आते हैं, हमसे डिस्कशन होती है, रेगुलर 8-10 लोगों से बात होती है, तो ज्यादातर लोगों के पास मार्जिन मनी नहीं होता है। अब आप पूछेंगे कि मार्जिन मनी एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, एक आइडल रेशियो क्या होना चाहिए। देखो, आइडल रेशियो 25% और 75% का होता है, लेकिन अगर आपको बैंक से फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है और बैंक से तुरंत फाइनेंसिंग या अच्छी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, अगर आप चाहते हैं कि बैंक से अच्छी सपोर्ट मिले, आपको जल्दी से जल्दी पैसा मिले, तो आइडल रेशियो इज 1/3, यानी कि आप एक हिस्सा आप लगाइए और 2 हिस्से बैंक से लीजिए।
₹100 का अगर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट है तो ₹33 आप लगाइए और ₹66 बैंक से लीजिए। अब आपके पास मार्जिन मनी है और आप बैंक के पास चले जाते हैं प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए जैसे ही बात करेंगे तो बैंक आपसे बात करेगा कि आप कोलेटरल क्या देना चाहते हैं, सिक्योरिटी क्या देना चाहते हैं। क्योंकि आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस है नहीं है वो सेकेंडरी बात है। नया बिजनेस अगर नहीं चला और लोन फेल हो गया तो लोन की रिपेमेंट कैसे होगी, उसकी सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ कोई कोलेटरल देना चाहेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 10 में से लगभग 6 से 7 प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। उसके अलग कारण हैं, क्योंकि हमारे अदर लेवल के एनालिसिस नहीं होते हैं। जैसे मार्केटिंग एंड सेल्स पे एनालिसिस नहीं होता है। आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे या जिस प्रोडक्ट के लिए आप प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग चाह रहे हैं, प्रोजेक्ट नया सेटअप करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उस प्रोजेक्ट की सेल कहाँ होगी, उसकी मार्केट क्या होगी, आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है, इस तरह के एनालिसिस नहीं होते हैं। हाँ, बहुत सारे पार्टी हमारे पास आती हैं जो कहती हैं कि हमारी XYZ एक कंपनी से बात होगी और हमारा प्रोडक्ट वो खरीदेगी। मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। एक किसी केस में हमारे साथ क्या हुआ था, पार्टी ने हमें बताया कि जी ये देखिए ऑर्डर है हमारे पास, ये ₹25 के हिसाब से एक सिंगल पीस हमारा खरीदना चाहते हैं। लेट्स सपोज ये कैलकुलेटर की बात एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक पार्टी आई कि भाई हमारा ये प्रोडक्ट हम बना रहे हैं और ये प्रोडक्ट की हमारी XYZ एक कंपनी के साथ डील हो गई है और वो डील हमारा जैसे प्रोडक्ट बनेगा, रेडी होगा, वो ₹25 पर पीस हमें से खरीदेंगे। सेटअप हो गया, तैयार हो गया, प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, प्रोडक्ट जो है डिलीवरी के लिए पहली बार पहुंचा। अब जिस कंपनी से उनका टाई अप हुआ था, उन्होंने एश्योरेंस दिया था कि हम ₹25 पर पीस खरीदेंगे। उन्होंने प्रोडक्ट का एनालिसिस किया और बोला कि जी ये तो प्रोडक्ट हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, हम मैक्सिमम इसके ₹7 दे सकते हैं। आपने कॉस्टिंग, आपने एनालिसिस, आपने सारा स्टडी जिस तरह का किया वो ₹25 के हिसाब से किया, खर्चा सारा ₹25 के हिसाब से किया, लेकिन अब आपका प्रोडक्ट जो है ₹7 में बिक रहा है। सेकंड एनालिसिस आपने किया नहीं, सेकंड कंपनी किसी को या ओपन मार्केट रिसर्च आपने की नहीं, तो वो भी फेल होने का एक बड़ा कारण हो सकता है। मतलब इस तरह के बहुत सारे कारण होते हैं जिस वजह से हमारे स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। जब हम बात करते हैं कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए बैंक को कोलेटरल चाहिए, तो कोलेटरल कितने रुपए की चाहिए, किस वैल्यू की कोलेटरल पे बैंक आपको फाइनेंसिंग आसानी से कर देगा। आइडल रेशियो है जी 1:1, यानी कि ₹100 का अगर आपको फाइनेंस बैंक से चाहिए तो ₹100 की कोलेटरल आपको बैंक को दे देंगे, तो बैंक थोड़ा सा आसानी से इजीली फाइनेंस कर देगा। इसके अलावा हर प्रोडक्ट में, हर तरह के प्रोजेक्ट में अलग तरह की कंडीशंस हैं। जैसे एग्रो इंडस्ट्री में अलग तरीके की होगी, मेडिकल इंडस्ट्री में अगर फाइनेंसिंग हो रही है तो वहाँ अलग तरीके की होगी। कहीं कोलेटरल कम में भी काम चल जाता है, कहीं कोलेटरल ज़्यादा भी चाहिए हो सकती है। कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको ₹100 की फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है तो बैंक को ₹200 की कोलेटरल चाहिए, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको अगर ₹100 की बैंक की फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है तो आपका ₹25 की कोलेटरल में भी काम चल जाएगा। तो इट ऑल डिपेंड कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके का है, उस तरह का एनालिसिस भी आपको डे 1 पे करना चाहिए कि आप अगर बैंक के पास कल को फाइनेंसिंग के लिए जाएंगे तो किस लेवल की कोलेटरल में आपका काम चल जाएगा। कोलेटरल कुछ भी हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी हो सकती है, आपका FD हो सकती है, कोई भी किसी भी तरह का लाइक गोल्ड हो सकता है, या फिर LIC वगैरह हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट के लिए जाएंगे, करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए जाएंगे या सेटअप के लिए जाएंगे, तो वहाँ पे बेसिकली प्रॉपर्टी ही एकमात्र कोलेटरल बचती है। तो अब प्रॉपर्टी की बात आती है। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि कोलेटरल सिर्फ वो प्रॉपर्टी नहीं होती है जिस प्रॉपर्टी या जिस लैंड पे आपने प्रोजेक्ट सेट करना है। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगानी है या कोई कमर्शियल सेटअप आपने बनाना है, उस लैंड को कोलेटरल नहीं मानता है बैंक, वो प्राइमरी सिक्योरिटी के तौर पर रखते हैं। बैंक को प्रोजेक्ट सेटअप या स्टार्टअप के केस में हमेशा एक एडिशनल कोलेटरल चाहिए होती है। बैंक जो है किस तरह की प्रॉपर्टी को एज कोलेटरल मानता है, कोई भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, कमर्शियल प्रॉपर्टी, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, इन सारी तरह की प्रॉपर्टियों को बैंक कोलेटरल के तौर पर एक्सेप्ट कर लेता है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी नहीं, एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टीज को बैंक कोलेटरल के तौर पर, ज़्यादातर बैंक कोलेटरल के तौर पर नहीं लेते हैं।
हाँ, कुछ मामलों में ले लेते हैं, लेकिन 99% बैंक्स एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी पे लोन या प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए कोलेटरल नहीं लेते हैं। कॉस्ट एनालिसिस और पैसे की मैनेजमेंट के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है टाइम मैनेजमेंट का। जब भी कोई भी आप प्रोजेक्ट सेट करना चाहते हैं, कोई स्टार्टअप लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट अप्रूवल्स भी चाहिए होते हैं। उन गवर्नमेंट अप्रूवल को आने में कई बार बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और आपका प्रोजेक्ट डिले होता जाता है। तो कोशिश कीजिए जितने भी अप्रूवल आपके प्रोजेक्ट सेटअप के लिए गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए, उनका प्रॉपर एनालिसिस करके और डे 1 पे आप अप्लाई कर दीजिए। कोशिश कीजिए जब तक आपकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग बैंक से एप्लीकेशन अप्रूव होती है, उस डेट तक आपके पास सारे अप्रूवल्स आपके हाथ में हों। अदरवाइज क्या होगा, एक तरफ प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग आज की कैलकुलेशन के हिसाब से बैंक आपको कर देगा, और आपका अगर कोई भी अप्रूवल डिले होता है, लेट्स सपोज बिल्डिंग प्लान अप्रूव होने में लेट होता है, या लैंड का यूज चेंज करने में लेट हो जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या आपने एप्लीकेशन ठीक से नहीं फाइल की, या आपने एप्लीकेशन ठीक से नहीं फाइल की, तो ऐसी स्थिति में आपका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा और प्रोजेक्ट की वायबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में ये भी हो सकता है, अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डिले हो जाए तो काम शुरू होने से पहले ही आप एनपीए की कैटेगरी में खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जो टाइम आपने डिसाइड किया था कि आप इतनी देर में ये सेटअप तैयार करेंगे और कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट कर देंगे, देन कमर्शियल ऑपरेशन स्टार्ट करने के साथ साथ आपको मोरेटोरियम मिलेगा बैंक की रिपेमेंट के लिए। वो रिपेमेंट अगर टाइमली नहीं शुरू हुई तो आप एनपीए की कैटेगरी में चले जाएंगे, या तो आप एक्सटेंशन मांगेंगे। एक्सटेंशन का मतलब होगा रिस्ट्रक्चर अगेन आपके जो क्रेडिट हिस्ट्री है, आपके सिबिल है, उस पर बड़ा दिक्कत करेगा। जितनी बातें अभी तक मैंने आपको बताई हैं, इसके अलावा भी प्रोजेक्ट सेटअप के लिए या प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं अपना कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना, कुछ स्टार्टअप करना, कुछ सेटअप बनाना, एक बार हमसे मिलिए, बैठिए, बात कीजिए, समझिए और फिर निर्णय लीजिए। मेरा दावा है कि आप एक बार अगर हमसे मिलेंगे तो हमें आसानी से भूल नहीं पाएंगे।